राजस्थान की रेत इन दिनों हिंद के शौर्य का गवाह बन रही है और बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। 11 दिसंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिलेगा। रेतीली धरती पर हिंद के वीरों का शौर्य, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के जवानों का पराक्रम, राजस्थान के जमीन के कण-कण में हिंदुस्तान के जवानों की वीर गाथा छिपी है। ये रेतीली जमीन वीरता की उसी विरासत की एक बार फिर गवाह बन रही है। भारत के जवान इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक संयुक्त युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। ऑस्ट्रा हिंद 2022 के नाम से इस युद्धाभ्यास में भारत के जवान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के लिए भारत की तरफ से डोगरा रेजिमेंट ने कमान संभाली है। ऑस्ट्रेलिया की सेना की 13वीं ब्रिगेड की जवानों की टुकड़ी इस अभ्यास का हिस्सा बनी है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास की शानदार शुरुआत हुई। दोनों सेनाओं के अधिकारियों ने एक साथ मिलकर इस युद्धाभ्यास का आगाज किया। इस युद्धाभ्यास में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना कई छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। ग्यारह दिसंबर तक महाजन फायरिंग रेंज फायरिंग और बम के धमाकों की आवाज से गूंजता रहेगा। ये वही फायरिंग रेंज है जहां कुछ दिनों पहले सेना ने शत्रु नाश अभ्यास में अपना पराक्रम दिखाया था। अब ऑस्ट्रेलिया के जवानों के साथ एक बार फिर इस फायरिंग रेंज में हलचल बढ़ गई है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरों की काबिलियत परखने का मौका मिलेगा। ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के सैनिकों के बीच बेहतर तालमेल की राह खोलेगा। ये सैन्य अभ्यास हर साल बारी बारी से ऑस्ट्रेलिया और भारत में किया जाएगा। पहले युद्धाभ्यास का गवाह राजस्थान का रेगिस्तान बना है। इस युद्धाभ्यास के जरिए न सिर्फ दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड का हिस्सा हैं। सुरक्षा को लेकर भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिहाज से दोनों देशों के बीच तालमेल बेहद अहम है। ये युद्धाभ्यास उसी तालमेल को और बढ़ावा देने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, एक तरफ भारत राजस्थान में ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास की तैयारी में जुटा है,
तो दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवान जो है मलेशिया के जंगलों में संयुक्त सैन्य अभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। मलेशिया की पुलाई में हरिमोस शक्ति सैन्य अभ्यास 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान भारतीय सेना मलेशियाई सैनिकों के साथ मिलकर जंगल वॉरफेयर में दक्षता बढ़ाएगी और जंगल में चलाए गए अपने ऑपरेशन के अनुभवों को एक दूसरे से साझा भी किया जाएगा। देखिए उसकी तस्वीरें। मलेशिया की धरती पर भारत के रणबांकुरों का दमखम। जंगल में युद्ध कौशल को अंजाम देने उतरी भारतीय सेना। जंगल में शौर्य और पराक्रम का परचम लहराने के लिए भारत और मलेशिया की सेनाएं जुट चुकी हैं। जंगल वॉरफेयर के तहत दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही हैं। घने जंगल में दुश्मन को धूल चटाने की दक्षता हासिल कर रही हैं। भारत और मलेशिया के बीच इस साल का संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति मलेशिया के पुलई में शुरू हो चुका है। 12 दिसंबर तक दोनों देशों की सेनाएं इसी तरह जंगल में युद्ध की रणनीतियों को अंजाम देंगी, गोरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक में पारंगत होंगी और जंगल वॉरफेयर की बारीकियों को एक दूसरे से साझा करेंगी। जंगल वॉरफेयर में पारंगत होने के लिए दुश्मनों को मात देना ही काफी नहीं होता। जंगल में खुद को सुरक्षित रखना, सरवाइव करना भी चुनौतीपूर्ण होता है, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से अनुभव साझा कर रही हैं। हरिमो शक्ति सालाना सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच 2012 से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब भारत ने गढ़वाल राइफल्स की 17वीं बटालियन को मलेशियाई सेना के साथ सैन्य अभ्यास के लिए भेजा है। इस सैन्य अभ्यास में गढ़वाल राइफल्स के दल में 62 अधिकारी, जेसीओ और जवान शामिल हैं, जो मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास में जुटी है। भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में ये युद्धाभ्यास एक अहम कदम है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में सामरिक कौशल बढ़ाने और दोनों सेनाओं के बीच परस्पर क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों देशों के सैनिकों जंगल में अभियानों की योजना बनाने से लेकर उसके संचालन के दौरान अनुभवों को साझा करेंगे। इस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास से युद्ध के दौरान दोनों सेनाओं की युद्ध दक्षता में बढ़ोतरी होगी। भारतीय सेना युद्ध कौशल की क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए दूसरे देशों की पेशेवर सेनाओं के साथ लगातार युद्धाभ्यास में जुटी है। ताकत और काबिलियत में अव्वल होने के बावजूद भारतीय सेना के जाबाज दूसरे देशों के सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध कौशल के हुनर को तराशने में जुटे हैं। मलेशिया से सैन्य अभ्यास का भी यही मकसद है, जंग के लिए न सिर्फ खुद को तैयार रखना बल्कि हिंदुस्तान की सरहद को दुश्मनों की नजरों से महफूज रखने के लिए हमेशा मुस्तैद बने रहना। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त अभ्यास की युद्धाभ्यास की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि दुश्मन देशों को अब बचकर रहना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और मलेशिया और भारत के बीच सैन्य अभ्यास जो चल रहा है उससे जंगल वॉरफेयर की दक्षता बिल्कुल बढ़ने वाली है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मां गंगा पूजन की। प्रयागराज के संगम तट पे अगले साल 6 जनवरी से माघ मेला शुरू होने जा रहा है और इसके लिए अब तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। यहां माघ मेले की सफलता के लिए मां गंगा का पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा का दूध, दही समेत पंचामृत से अभिषेक किया गया और माघ मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना भी की गई। अद्भुत, दिव्य,
फिजा में मंत्रोच्चार की गूंज। हर तस्वीरें मन मोहने वाली। सफलता की कामना के साथ मां गंगा की आरती। जैसे जैसे माघ मेले का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उससे जुड़ी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। तस्वीरें प्रयागराज के संगम घाट की है, जहां माघ मेला सकुशल संपन्न होने के लिए अफसरों के साथ साथ साधु संतों का जुटान हुआ। इस दौरान यहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का दूध, दही समेत पंचामृत से अभिषेक किया गया। भव्य आरती के साथ मां गंगा का पूजन किया गया। मां गंगा से माघ मेला को बिना किसी बाधा से संपन्न कराने की कामना करते हुए आशीर्वाद मांगा गया। देखिए, ये वैदिक परंपरा है। जो माँ भगवती त्रिपथ गामिनी, माँ भगवती त्रिवेणी से प्रार्थना की जाती है कि हमारा जो माघ मेला कल्पवास जो शुरू हो रहा वो सकुशल मंगल में व्यतीत हो। इसके लिए माँ भगवती से प्रार्थना की जाती है, किसी तरह की मेले में कोई त्रुटियां न हो। भगवती उन सभी विपत्तियों से हमें बचाए और कुंभ को, कल्पवास को, माघ मेले को सकुशल मंगल में व्यतीत करे, इसके लिए प्रार्थना की जाती है। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज में पौराणिक महत्व वाला माघ मेला सदियों से लगता आ रहा है। मेला शुरू होने से पहले गंगा पूजा करने की परंपरा रही है। गंगा पूजन के बाद माघ मेले की तैयारियां तेज हो जाती हैं। इस बार 6 जनवरी से माघ मेला शुरू हो रहा है। 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 21 जनवरी को मौनी अमावस्या, 26 जनवरी को बसंत पंचमी, 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही माघ मेला समाप्त हो जाएगा। लोगों ने मां गंगा से प्रार्थना की है, मां त्रिवेणी से प्रार्थना की है कि जो हमारा ये माघ मेला हो बहुत ही सुगम हो, स्वच्छ हो। और इस साल जो हमारा माघ मेला होने वाला है 6 सेक्टर में डिवाइड होगा। हर सेक्टर में हमारे एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगेंगे, उनके साथ पुलिस की अपनी टीम रहेगी। और इस बार हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हर सेक्टर में जो होगा, जैसे कि पहले सुविधाएं मिलती थी, एक सैनिटाइज हुआ करती थी, लेकिन हम लोगों ने इस बार सारी सुविधाओं को सेक्टर वाइज कर दिया है। जो भी साधु महात्मा होंगे उनके सेक्टर में उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। उनको किसी तरह से किसी व्यक्ति के पीछे परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीएम योगी ने इस बार माघ मेले को 2 साल बाद होने वाले कुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का निर्देश दिया है। लिहाजा इस बार मेले की तैयारियों के लिए प्रशासन भी हर माकूल व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी नगर निगम स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का मकसद है काशी को स्वच्छ बनाना, जिसके तहत नगर निगम ने तैयारी कर ली है। अब अगर वाराणसी या फिर मां गंगा में गंदगी करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। काशी यानी देवादिदेव महादेव की नगरी। बाबा विश्वनाथ की वो वाराणसी जिसका अस्तित्व भगवान शिव के संकल्प पर टिका है। यहाँ जीवन भी है, दर्शन भी है और मोक्ष भी। काशी विश्वनाथ शिव भक्तों के लिए ऐसा ही महातीर्थ है। अब इस महातीर्थ को और भी बेहतर और सुंदर बनाने के लिए वाराणसी नगर निगम ने तैयारी कर ली है। नगर निगम ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक आगामी 1 दिसंबर से वाराणसी में गंदगी करने वालों की खैर नहीं होगी। लोगों को अब आवश्यक है कि जो खुले में कूड़ा अनायास ना फेंके, तो उस पर रोकथाम और लगाम लगाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने एक अपनी कार्ययोजना बनाई है। यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई भी इस प्रकार का जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है नियत समय के अतिरिक्त कोई भी कूड़ा फैलाता है या कूड़ा सड़क पर फेंकता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के मुताबिक वाराणसी में सुबह 8 बजे के बाद सड़क पर कूड़ा फेंकना महंगा पड़ सकता है। इसके लिए 500 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। हमारा एक आदत सी बन चुकी है कि लोग कूड़े को खुले में फेंक देते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य के ऊपर भी गलत असर पड़ता है। हम लोग इस बार भी नोटिस के माध्यम से उनको पहले समझाने का कार्य करेंगे। उत्पीड़न करने का हमारा कोई भी मंशा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सुधार नहीं होगा तो 500 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का हम लोग के पास प्राविधान है। उसके तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
काशी में मोक्षदायिनी मां गंगा का भी निवास है। मां गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने का संकल्प सालों पुराना है। अब संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। अब गंगा में सीवेज बहाने वालों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। घाट पर पहली बार नहाने या फिर कपड़े धोने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए और तीसरी बार पकड़े गए तो 25,000 का फाइन लगेगा। गंगा जिसको कि हम माँ का रूप देते हैं, पति पावनी है, अगर उसके अंदर कोई गंदगी फेंकता है तो बहुत ही गलत कार्य है। हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य कर रहे हैं। घाटों पे जो हमारे कैमरे लगे हैं और कमांड सेंटर से संचालित होते हैं, उसके माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो साबुन लगाता हुआ नहाता हुआ पकड़ा जाएगा या अपने मवेशियों को गंगा में ले जाके नहलाएगा या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट के द्वारा जो गंदे नाले या नाली या कोई गंदगी फैलाई जाएगी, उनको चिन्हित करते हुए हम लोग कार्रवाई करने का पूरा मन बना रखे हैं और इस प्रकार कार्रवाई लगातार अभियान के रूप में चलता रहे। वाराणसी नगर निगम का प्लान तैयार है। 84 घाटों पर कमांड सेंटर से नजर रखी जाएगी, जिससे मां गंगा का अविरल स्वरूप लौटाया जा सके। ब्रजेश यादव, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल हौसलों से भरी है बल्कि खुद में जिंदा दिली की एक मिसाल बन जाती है। गुजरात के सूरत की कहानी है। 2017 की कहानी है। पिंक ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी। इस सेवा से जुड़ी महिलाएं जो हैं वो और औरतों को शहर की दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल कैसे बन गई हैं, देखिए इस कहानी के जरिए। हम अगर चाहें ना तो बदल सकते हैं। हम किसी जेंट्स से पीछे नहीं है सर, हम कर सकते हैं। हौसले बुलंद हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। जब से मैंने ऑटो लिया है वो उनकी आंखों से देखते कि नहीं यार ये मेहनत करती है, खुद बच्चों का पेट पालती है, तो उनको मुझे देख के उनको गर्व महसूस होता है। हम सब एक है। कोई किसी से कम नहीं। अपना काम भी कर सकते हैं, इसके अलावा अपना टाइम निकाल के कुछ काम भी हो जाता है, भाड़ा भी मार लेते हैं। ऐसा सभी की अपनी अपनी कहानियां और इन कहानियों में एक बात समान, मजबूत भविष्य के लिए लड़ने का जज्बा और जुनून। गुजरात में चुनाव है तो राजनीति गहमा गहमी भी अपने पूरे चरम पर है। इन सब के बीच सूरत की इन महिला ऑटो ड्राइवर्स की कहानियां भी काफी दिलचस्प हैं। जिंदगी में बार बार आ रही कठिनाइयों के बीच इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से मंजिल तक पहुंचने का हुनर है। किसी की बहन बेटी ट्रेन से उतर रही रात के 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, तो मैं जाती हूँ, लेके आती हूँ और घर तक पहुँचा देती। जब से पिंक ऑटो लिया तब से मैं किसी को बोलूँ ना 10,000 दे तो कोई मुझे आराम से देता, पता है ये कमा के दे देगी। और दूसरा मैं मेरे बच्चों के सपने पूरे कर सकती हूँ, उनका फ्यूचर मेरे हाथ में मैं सुधार सकती हूँ। मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन हम लोग जो मुश्किलों का सामना जब करना पड़ता है तो हम लोग जब इनको बोलते हैं तो हमारी तुरंत मदद कर देते हैं ये लोग। अब इस महिला ऑटो ड्राइवर से जरा मिलिए। इनका नाम है बबीता रामपाल गुप्ता। साल 2017 से सूरत की इन सड़कों पर गुलाबी ऑटो चला रही है। कार्यस्थल पर शोषण और उत्पीड़न का बार बार सामना करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मुश्किल हालात के बीच ऑटो चलाने का प्रशिक्षण लिया और अब आत्मनिर्भर बनकर उन्होंने अपनी जिद से जिंदगी को काफी हद तक बदल दिया है। सेठ लोग 45 से 50 दिनों के बाद ही पकड़ देते थे और अगर मुझे कुछ आन पड़ी जरूरत पड़ गई ना, बच्चों की फी, रूम का भाड़ा, तो फिर वो 15 तारीख से और 25 तारीख कर देते थे। मतलब इधर मेरी जबान कटती थी और लोगों की गालियां सुनती थी मैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है सर, अभी तो मैं खुद बोलती हूँ कि जो भी चाहिए ना मुझसे लेके जाओ। मैं 2-2 लड़कियों को पढ़ा लिखा के आज अपनी अपनी नौकरी पे लगा दी हूँ। सविता के लिए भी ऑटो का स्टीयरिंग थामना आसान नहीं था। कोविड के दौरान अपने पति के निधन के बाद सविता को अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ सड़क पर उतरना पड़ा। हिम्मत के बल पर सविता भी दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जिंदगी को काफी हद तक आसान बनाने में कामयाब रही। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तब मेरे घर में खाने को नहीं था, मुझे कोई उधार नहीं देता था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, 1.5 साल मैंने कैसे गुजारा मेरा दिल जानता है। उसके बाद में मुझे जब पता चला पिंक ऑटो के बारे में, ब्लू ऑटो के बारे में, तब वहां गई, मैंने देखा
तो मैंने ऑटो लिया, ब्लू ऑटो लिया मैंने। तो जब से ऑटो चल रहा है तो मेरे हालात सुधर रहे हैं और मैं अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकती हूँ और मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। मुझे अपने आप में एक पॉजिटिविटी आ गई है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। ये अपनी जज्बे की बदौलत सफर में आगे बढ़ रही है। इनका ये संघर्ष ही इन्हें कईयों की प्रेरणा बना रहा है। आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आजादी की मानो एक नई परिभाषा लिख रही हैं। समाज की सोच में ज्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन ये कहती हैं आज इनके दिल में इतना आत्मविश्वास है कि ये किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सूरत से पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंकवाद और रूढ़िवादी सोच को दरकिनार करके बेटियों को उड़ने के लिए नए पंख मिल गए हैं, जिसकी बदौलत ये खिलाड़ी क्रिकेट में अपना लोहा मनवा रही हैं और दूसरी बेटियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। देखिए आप भी। मैदान पर बहता ये पसीना बता रहा है कि कुछ इसी तरह यहाँ रूढ़िवादी सोच भी पसीने की तरह बह चुकी है। क्रिकेट के मैदान में ये कश्मीर की शेरनियों की दहाड़ है, जो हर मुश्किल, हर सवाल को दरकिनार कर मैदान में उतर आई हैं, अपने बल्ले से जादू दिखाने। जी हां, बल्ले और गेंद से मैदान पर दम दिखा रही ये बेटियां जम्मू कश्मीर की अंडर 19 टीम की सदस्य हैं, जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से चुने जाने के बाद जेकेसीए के कैंप में जम्मू पहुंची हैं। दहशतगर्दी और आतंकवाद से जूझ रहे घाटी में मानो इन लड़कियों को खुला आसमान मिल गया है, जहां से अपने टैलेंट का दम दिखा सकती हैं, और इसमें उन्हें अपने परिवार का भी पूरा साथ मिल रहा है। प्रॉब्ली बोलूँ क्योंकि लाइक मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ और जम्मू में होके लाइक गुज्जर फैमिली से हूँ, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया मुझे क्रिकेट में लाए, बिकॉज मेरे जो भाई है वो क्रिकेट में खेलते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मुस्लिम कम्युनिटी में होके। तो मुझे ये चीज़ बहुत खुशी होती है कि लाइक जिससे मैं भी एक विलेज एरिया से मुस्लिम कम्युनिटी से निकली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी विलेज की और लड़कियाँ लेकर, और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत लड़कियों को अलाउ नहीं करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वुमेन्स क्रिकेट को जैसे मेंस क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है, ऐसे गर्ल्स क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाए। एक फिल्म का ना बेहद फेमस वाला डायलॉग है, मूछें हो तो नत्थूलाल जैसी। सालों पुराने इस डायलॉग की गूंज गुजरात विधानसभा चुनाव में सुनाई दे रही है, लेकिन यहां जिक्र नत्थूलाल की मूछों का नहीं बल्कि मगनलाल की मूछों का है। रौबदार मूछें और मूछों की शान में कसीदे पढ़ने के लिए नत्थूराम से बेहतर भला और कौन हो सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि मूछें हो तो नत्थूलाल जैसी। लेकिन जनाब, ये फिल्मी जुमला अब हुआ पुराना, अब बदल गया है जमाना, और जब मौसम चुनाव का हो तो इस डायलॉग पर भी चुनावी रंग चढ़ना लाजमी है। गुजरात के चुनावी माहौल में जहां हर उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं, स्टार प्रचारकों का दौर चल रहा है, वहां एक उम्मीदवार ऐसा भी है जो चुनाव लड़ने से ज्यादा अपनी मूंछों को लेकर चर्चा में है। जी हां, हम जिस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं उनका नाम मगनलाल सोलंकी है, और वो गुजरात के हिम्मतनगर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं आर्मी में 30 साल सर्विस करके आया हूँ और मैं देश की सेवा किया है बॉर्डर ऊपर। वैसे मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे मगनलाल की मूंछ करीब 2.5 फीट लंबी है। इन्हें संवारने के लिए मगनलाल को करीब 1 घंटे का समय लगता है। मगनलाल ने 27 साल तक सरहद पर देश की सेवा की है। वो करगिल युद्ध का हिस्सा भी थे और कश्मीर में भी पोस्टेड रहे हैं। अब एक बार फिर वो देश सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में कूदे हैं, और उन्हें यकीन है कि उनकी ये मूंछें जीत दिलाएंगी। शायद यही वजह है कि वो जहां भी वोट मांगने जाते हैं, लोग बस यही कहते हैं कि मूंछें हो तो नत्थूलाल, नहीं तो मगनलाल जैसी। हसमुख पटेल, सवरकांठा, गुड न्यूज टुडे। चुनाव के दौरान उम्मीदवार वोटर्स को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। राजकोट ईस्ट विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भी कुछ ऐसा ही अनूठा तरीका अपनाया है।
जिससे आम लोगों को रिझाया जा सके। क्या है वो तरीका और किस तरह से ये उम्मीदवार अनोखा तरीका अपना रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। 27 साल से बीजेपी का गढ़ रहे गुजरात में जहां राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया है। कि यहाँ देखिए जो उम्मीदवार हैं वो भरी दोपहरी में बीच चौराहे में अपने गले में माला डाले हुए यहाँ पर हाथ लहराकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। राजकोट ईस्ट विधानसभा से 32 साल के आप उम्मीदवार राहुल भुवा राजकोट के सबसे व्यस्त चौराहे पर खड़े होकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। जिस चौराहे पर राहुल खड़े हैं वहां बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े बैनर लगे हैं। उनके पास खड़े होकर राहुल वोट की अपील कर रहे हैं। हमने 4 बार डोर टू डोर कैंपेन कर लिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का सबसे अच्छा प्रचार और लोगों के पहुंचने का तरीका डोर टू डोर कैंपेन है, तो 4 बार कर लिया है। आज हम लोगों को कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है, तो लोग लड़ रहे हैं, लोगों का प्रतिसाद आप देख रहे हैं। राहुल को उम्मीद है कि आम लोगों को उनके चुनाव प्रचार का तरीका पसंद आएगा और गुजरात में दिल्ली और पंजाब जैसे नतीजे आएंगे। देखना होगा कि ये जो अनोखा तरीका है आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों का जनता से उन्हें कनेक्ट करने में कितना सफल हो पाता है। राजकोट से कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ पंकज जैन।